Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of the book Indian Economic Development. Our first chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Eve of Independence का मतलब कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे हमारी जो हालत थी वो क्या थी और उससे पहले क्या क्या कारण की वजह से हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो सिचुएशन क्या थी। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक कॉलोनियल रूल। आपको पता है ब्रिटिश के लिए इंडिया एक तरह की कॉलोनी थी जिसमें ब्रिटिश अपने सारे रूल्स इम्प्लीमेंट करते थे। 200 ईयर्स ऑफ स्लेवरी के बाद हमें बाद में इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। तो इंडियन इकनॉमी वाज सब्जेक्टेड टू द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। एक तरह का कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन था ब्रिटिश रूल में। कॉलोनियल रूल रेफर्स टू द सिस्टम बिटवीन द टू कंट्रीज अंडर वन ऑफ द रूरल कंट्री एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। रूरल कंट्री आपके मतलब कि ब्रिटिश क्या थे, रूरल कंट्री समझ रहे थे इसे, और यहाँ पे हमारी कॉलोनी, इंडिया को कॉलोनी मान के। द रूरल कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। हमारी इंडिया में जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो सब कुछ चलना था वो किसके द्वारा चलना था? रूरल कंट्री के द्वारा, जो हमारे ब्रिटेन था। ठीक है, तो मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैग्नेंट इकनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ, दैट्स कॉल्ड स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इकनॉमी इज द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जो किसी तरह से कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी ग्रोथ बिल्कुल भी शो नहीं करता था। बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन द पॉवर्टी। ज़्यादातर लोग क्या थे? गरीब थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिसरेबली लो, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था बहुत ही कम था। एपिडेमिक एंड स्टारवेशन वाज टू बी रिकरिंग इशू। रिकरिंग का मतलब रिपीटेड। एपिडेमिक आप कह रहे हो, कोरोना भी एक एपिडेमिक है जिसका अभी तक इलाज नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ उस टाइम पे आए थे। फ्लैग भी आया था 1920 में। और स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी आना एक तरह से, तो ये चीज़ स्टारवेशन के अंदर आता है। बैकवर्ड इकनॉमी क्या होता है? बैकवर्ड का मतलब हमारी इकनॉमी बैकवर्ड इसलिए थी क्योंकि हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम थी। अब पर कैपिटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मैंने कहा हम घर में 4 मेंबर हैं और हम 40,000 रुपये कमाते हैं, तो एक पर्सन की इनकम कितनी हुई हमारी? 10,000 रुपीज़। इसी तरीके से हमारी इनकम कम थी और पॉपुलेशन ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो बहुत ही कम थी। 1947 में पर कैपिटल इनकम 230 रुपीज़ थी। इसने कहा यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ये भी एक रीज़न थे जिसकी वजह से हम बैकवर्ड थे। कॉलोनियल इकोनॉमी, वही बात आ गई कि ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी मानते थे, यहाँ से सारा एक्सप्लॉइट करके बाहर भेजते थे। उनका मेन मोटिव यही था, एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Indian economy was the colony of the British government. It implies the exploitation of the Indian economy for the benefit of the British economy. British government suppressed domestic industry by imposing heavy tax. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सप्रेस कर दिया था, बेकार कर दिया था, दबा दिया था ज़्यादा टैक्स लगा के, और इंडियंस को फोर्स कर रहा था कि आप ब्रिटिश गुड्स खरीदिए और सस्ते रेट में, जिससे इन्होंने डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड थी वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी। इंडिया इकनॉमी वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करे जाते थे, जिससे इनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो वर्किंग कंडीशन में रह पाए। उन्होंने एक्सपोर्ट करा था इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे उनकी फैक्ट्रीज चलती रहे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री, बहुत कम होती थी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़। फॉर द बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स द इंडियन इंडस्ट्री वर डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। अगर कैपिटल गुड्स क्या होती है? मशीनरीज जो होती हैं उन्हें हम कहाँ से मंगाते थे? बाहर से मंगाते थे। स्मॉल स्केल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रिन्यूड, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे रामपंथ इकनॉमी। रामपंथ का मतलब ये होता है जब हमारी सिचुएशन इतनी बेकार होती है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। There was widespread poverty as people was not getting 2 square meal a day. It is due to the widespread unemployment and massive illiteracy. किसकी वजह से था? बेरोजगारी थी और लोग अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बन मीन्स शहरी, जो आपकी सिटीज़ होती है उन्हें अर्बन में कहा जाता है, जो गाँव होते हैं उन्हें रूरल कहा जाता है। लिमिटेड था आपका अर्बनाइजेशन, मीन्स एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ 14% इंडियन की जो पॉपुलेशन थी वो आपके अर्बन जो जगह थी वहाँ रहती थी, बाकी 86 रूरल में। तो रूरल पीपल लैक्ड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कम्युनिकेशन के लिए हम टेलीफोन्स यूज़ करते हैं और कन्वेंस के लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम था। नेक्स्ट हमने ये सब कुछ पढ़ा, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी। हमारी इंडियन इकनॉमी थी क्या? अब हम समझते हैं एक एक करके। ये इकनॉमिस्ट हैं, आप देख सकते हो कि इंडियन इकनॉमिक्स एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटा इनकम को किस किस ने
एस्टिमेट किया था वो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। तो ये सारे इसके नाम हैं जिन्होंने पर कैपिटा इनकम को कंप्यूट करा था या फिर एस्टिमेट करा था। पर कैपिटा इनकम का एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आगे देखिए इसने क्या कहा, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या हालत थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। हम कहें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बेकार था, बहुत कम प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ज़्यादातर हम डिपेंड अपने रेनफॉल पे रहते थे, मींस क्लाइमेट पे डिपेंड थे। अच्छी रेनफॉल होती थी तो अच्छा ही काम करते थे। और जो एग्रीकल्चर था लोग ज़्यादातर अपने लिए बनाते थे, मतलब जो भी चीज़ें करनी ना अपने लिए, हम मार्केट के लिए कुछ बनाते नहीं थे। तो पहला पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी, क्योंकि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, एंड नेगोशिएबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। नेगोशिएबल का मतलब बहुत कम, वेरी लिटिल, रिजल्ट इन द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दोबारा पढ़िए कि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत बेकार थी, नेगोशिएबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स था, जिससे हमारी क्या थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। द टिलर ऑफ सॉइल हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। जो टिलर ऑफ सॉइल थे, जो काम करते थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था कि वे एग्रीकल्चर में खर्च कर सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही कम खर्चा करा था एग्रीकल्चर पे, टेक्निकल पे और मास एजुकेशन पे। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से इट बिकम डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी थी और नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी या डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल भी आप कह सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि एग्रीकल्चर शो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वाज एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। एग्रीकल्चर आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे, कैनल्स, वेल्स, ये सब नहीं थे वहाँ पे। इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम रहती थी। गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल मीन्स बैड आउटपुट। नो एफर्ट्स वाज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर द परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन में क्या आता है, वेल्स एंड कैनल्स। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब अभी बताया गया था आपको कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए करते हैं, मार्केट के लिए हम नहीं करते। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर टू प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, ओनली अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द कमर्शलाइजेशन लीड्स टू बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड। इसकी वजह से बैकवर्डनेस हो चुकी थी और पॉवर्टी हमारी डोमिनेटेड हो रही थी। नेक्स्ट आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाता है। सबसे पहले आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, फिर आपके जमींदार्स आते हैं और फिर आपके क्लियर ऑफ सॉइल आते हैं। जमींदार्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जितना उन्होंने तय कर रखा है, और वो कितना मर्जी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टिलर ऑफ सॉइल से। जिसकी वजह से जो एक्सप्लोरेशन था मेन किसका था, आपके टिलर ऑफ सॉइल का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब टैक्स होता है। विच सेटअप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके ने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, तीन थे इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहाँ ऑनर है, जमींदार से, यहाँ टिलर हैं। तो ऑनर क्या दे रहा है, फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और टिलर एज मच ऑनर कुड एक्सट्रैक्ट, मतलब कितना मर्जी आप उनसे ले सकते हो, वो चीज़ था। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सिस्टम क्या था, जमींदारी जमींदार जो थे परमानेंट ऑनर थे सॉइल के। जमींदार वर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, कुछ पैसा उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता था। जमींदार वर फ्री टू एक्सैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर ऑफ सॉइल एज दे कुड, जितना मर्जी चाहें वो उनसे ले सकते थे। वर्ड आता है लगान, जो हमने सुना भी होगा। इम्प्लीकेशन रिजल्ट क्या हुआ, एक लीड्स टू द एक्सेस एक्सप्लोटेशन ऑफ टिलर ऑफ सॉइल, इससे ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो गया किसका, टिलर ऑफ सॉइल का। रेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज फ्रीक्वेंटली राइज्ड बाय जमींदार लीड्स टू फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टिलर ऑफ सॉइल। जब उन्हें दिखता था कि हमारे जो कंट्री की सिचुएशन है वो अच्छी है, तो एकदम उसके जो इंटरेस्ट रेट थे वो ज़्यादा कर देते थे। नेक्स्ट है द टिलर वाज टू बी रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। टिलर्स क्या बन चुके थे, आपके लैंडलेस लेबर बन चुके थे। एट लैंडलेस लेबर टिलर मियरली गेट सब्सिस्टेंस वेज इन काइंड, ज़्यादातर क्या चीज़ मिलती थी उन्हें, सब्सिस्टेंस थिंग इन काइंड, मतलब उन्हें पैसे ना मिल के सिर्फ क्या मिलता था, वो प्रोडक्शन ही मिलता था।